हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी की पाठशाला। एंड बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। देयर हैव बीन सो मेनी पीपल हु आर लाइकिंग माय वीडियोस, मेरे लेक्चर्स, आपको उससे हेल्प मिल रही है एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मुझे मिले हैं। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ 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 अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। सो प्लीज़ 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 शेयर इट टू योर फ्रेंड्स और फैमिली जो भी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो आज मैं फिर से एक बहुत ज़रूरी एक टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज़ रिलेटेड टू योर बायोसाइकोलॉजी, जिसमें कि ये जो एक पोर्शन है ना, ये बहुत वास्ट है। तो इसलिए ये सीरीज़ अभी पार्ट 1 है। पार्ट 2 आई विल ब्रिंग पार्ट 2 ऑल्सो, बट इसको ही करने में बहुत वक्त लग गया, क्योंकि मुझे उस तरीके से चीज़ें प्रिपेयर करनी थी जिससे आप लोग को भी ईजी पड़े इसको पढ़ने में। सो दिस सीरीज लेक्चर सीरीज इज़ द एनाटॉमी ऑफ द नर्वस सिस्टम। उसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम, ये सब के बारे में हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है, राइट। तो अगला पार्ट भी आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट्स ऑल्सो। अब इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो पहले तो हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम का नर्वस सिस्टम में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अभी मैं ये सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, आगे जाके हम एक एक चीज़ के बारे में सारा कुछ समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इसकी आप लोग प्लीज़ चिंता मत करिएगा। अभी इस लेक्चर सीरीज़ को ध्यान से बस सुनना पढ़ना, क्योंकि ये जब आपको क्लियर होगा तो आगे आने वाले जितने पार्ट्स हैं आपको काफ़ी हद तक क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। सो जिस तरीके से आई ऑलवेज प्रिपेयर, मैं उसी तरीके से आपको बताती हूँ। तो नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस में दोनों में डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस में है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इन दोनों में एक एफरेंट नर्व्स होती है और एक इफरेंट नर्व्स होती है, ठीक है। इन दोनों में एफरेंट एंड इफरेंट, इसका क्या मतलब है ये भी हम आगे लेक्चर में भी देखेंगे। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फिर से डिवाइडेड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, राइट। सो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन अभी समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको इसी तरह बना लेना अपने कॉपी में, आगे पढ़ने के लिए भी जब आप इसको देखोगे यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रही हूँ, आप इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो दिस विल रियली हेल्प यू जब आप इसका क्लासिफिकेशन याद करते हो। अब आ जाते हैं सेंट्रल नर्व। अब इसके एक्सप्लेनेशंस में जब हम ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जब ये डिवाइडेड है, तो ब्रेन सीएनएस का पार्ट है जो स्कल में लोकेटेड है, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ लोकेटेड है, हमारे स्पाइन में लोकेटेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक क्या करता है, आखिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है, राइट। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इंटरैक्ट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल मतलब जैसे ईयर, आईज, जॉइंट, मसल, स्किन, ये सब। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इंटरैक्ट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है वो ये है। इसमें भी एफरेंट और इफरेंट होता है। एफरेंट क्या करता है, हमारे स्किन, स्केलेटल मसल्स, जॉइंट्स, आईज, ईयर्स, ये सारी जगहों से ये सेंसरी सिग्नल्स को ले जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाता है, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ये लेकर जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से चीज़ें उठाकर यहाँ से वहाँ लेकर जा रहा है, हमारे सेंसेस से, हमारे सेंसरी ऑर्गन सिग्नल्स जो है वो लेकर जा रहा है। और इफरेंट क्या कर रहा है कि वो मोटर सिग्नल्स को अब
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सिग्नल्स हैं उनको मोटर सिग्नल कहते हैं, उनको वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बैक टू द स्केलेटल मसल्स लेके जाता है। तो ये ऊपर नीचे आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखने का भी एक तरीका होता है, इसको भी मैं बता रही हूँ, अप्रोच और एग्जिट। अब देखो, जब हम अप्रोच करते हैं किसी चीज़ को, आई एम अप्रोचिंग, कि तुम मेरी ये बात सुनो, तुम मेरी ये चीज़ों को समझो, तो इसका क्या मतलब होता है? हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने स्किन, ईयर, आईज, ये सारी चीज़ों से जो सिग्नल्स हैं वो हमारे क्या कर रहा है, एफरेंट नर्व्स अप्रोच कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि तुम इसको समझो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये क्या हो गया, अप्रोच करना। तो हम जब यहाँ से ये सारी चीज़ों को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाते हैं कि तुम अप्रोच करो, अप्रोच करते हो उसको कि तुम मेरी चीज़ों को समझो, तो ये एफरेंट, इससे आप याद रख सकते हैं अप्रोच करने से कि द सेंसरी सिग्नल्स आर कैरिड, वही चीज़ हो गई कि सेंसरी सिग्नल्स को स्किन, स्केलेटल मसल, इससे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं, उसको कहते हैं कि तुम मेरी बात को प्लीज़ सुनो, हम इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये अप्रोच होता है। और ई मतलब एग्जिट होता है। अब क्या होता है, जब हम वहाँ लेकर गए तो जब उसने सारा कुछ कर लिया तो वो वहाँ से एग्जिट लेकर फिर से वापस आता है वहाँ, तो ये क्या हो गया, इफरेंट हो गया। तो एफरेंट इफरेंट याद करने का ये सबसे अच्छा एक टर्म है, एक लॉजिक है। इसको आप अगर इस तरह याद कर लोगे तो आप नहीं भूलोगे कभी भी, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है। इंटरनल जितने भी हमारे हैं, इंटरनल मतलब क्या हो गया, जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ये सारी चीज़ें, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब, तो डाइजेशन, तो ये सब क्या है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है। अब अगेन ऑटोनॉमिक में भी इफरेंट नर्व्स होती है दो तरीके की, सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एग्जाम में भी, ठीक है, तो इस वजह से ये मैं इसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है कि ये ज़रूर याद रखना कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है ना, द सिंपैथेटिक नर्व्स दे आर दोज ऑटोनॉमिक नर्व्स जो कि सीएनएस से लूम्बर एंड थोरियाक रीजन्स में होती है। तो sympathetic nerves are those autonomic motor nerves that project from the CNS in the lumbar and thoracic region of the spinal cord। ये lumbar और thoracic क्या है, spinal cord का है ना, तो spinal cord कहाँ है, हमारे CNS में ही है, तो वो वहाँ, जैसे अगर आप इसको देखो स्पाइनल कॉर्ड का भी, तो इसके भी कुछ कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, राइट, लूम्बर है, थोरियाक है, और भी इसके क्लासिफिकेशंस हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से होती है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स होती है जो हमारे सीएनएस से कहाँ जाती है, लूम्बर जो होता है वो बैक में है, इसमें सर्वाइकल भी होती है ना, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या होती है, लूम्बर, सैक्रल, सर्वाइकल, नीचे एकदम नेक के तरफ, राइट, तो इस तरीके से इसमें होती है। थोरियाक हो गया, ठीक है, ये लूम्बर और थोरियाक याद रखना। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या होती है, दे आर दोज ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स जो ब्रेन और सेक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से इमर्ज हो रही है और सिंपैथेटिक कहाँ से इमर्ज हो रही है। तो थोरियाक और लूम्बर सिंपैथेटिक याद रखो, और पैरासिम्पैथेटिक में ब्रेन और सेक्रल हो गया, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है एनर्जी रिसोर्सेज को थ्रेटनिंग सिचुएशंस में। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, एनर्जी कंजर्व। आपने देखा होगा फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में हम कहते हैं कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें एक्साइट कराता है, उस थ्रेटनिंग सिचुएशन में हम एक्शन लेते हैं, और जब वो थ्रेटनिंग सिचुएशन खत्म हो जाती है तो हमें रिलैक्स करने में मदद करता जो है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो यही इन दोनों का काम है। ईच ऑटोनॉमिक टारगेट ऑर्गन रिसीव्स ऑपोजिंग input and its activity is controlled by relative levels of sympathetic and parasympathetic activity। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कैसे कंट्रोल होती है, relative levels of sympathetic and parasympathetic activity, right। sympathetic changes क्या होते हैं,
साइकोलॉजिकल अराउजल में होता है, ये अराउज करता है, और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स। सिंपल वर्ड्स में जानो तो अराउज कौन करता है, अलर्ट कौन कराता है, सिंपैथेटिक, और रिलैक्स कौन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द नर्व्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से होती है, बट 12 ऐसी पेयर है जो एक्सेप्शन है, जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो ब्रेन से होती है प्रोजेक्ट। ये याद रखना, ये ज़रूरी है। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से आपकी होती है प्रोजेक्ट? क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से होती है। ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से प्रोजेक्ट होती है, वहीं पर एक्सेप्शन ये है कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है जो कि ब्रेन से होती है। अच्छा, अब स्पाइनल कॉर्ड का भी एक 12 इसका भी एक डिवीज़न होता है। ये मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। इसका एक डिवीज़न है स्पाइनल नर्व्स का भी, दैट आई विल ब्रिंग। ठीक है। तो 5, 5, 12 समथिंग इट इज़ लाइक दिस। ये मुझे एक मैंने इस तरह तैयार किया था, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। एंड क्रेनियल नर्व्स का भी याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, फॉर्मूला है। तो ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स का भी एक मैं लेक्चर सीरीज ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है। ये जो है ये किस तरह से सीक्वेंस्ड होता है, फ्रंट से बैक तक। क्रेनियल नर्व्स में क्या होता है, प्योरली सेंसरी नर्व्स होती है, जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, कॉसिजियल, ये सारी क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स का भी एक लेक्चर में मैं सारी लेकर आऊँगी, आपको याद भी हो जाएगा उससे। ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स में प्योरली सेंसरी नर्व्स हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक है ना, लेकिन कुछ में सेंसरी भी है और मोटर भी है, दोनों हैं। ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स को हम लोग वेगस कहते हैं। ठीक है। वेगस नर्व्स क्या है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स, ये भी याद रखना। और इसमें मोटर और सेंसरी दोनों होते हैं। ये भी पूछता है कौन सी मोटर है, कौन सी सेंसरी है, कौन सी दोनों है, ये भी एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं ये लेकर आऊँगी। अब आ जाते हैं कुछ कुछ इसके हिस्से में। मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये क्या है? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, क्योंकि यहीं से आपके सारे काम हो रहे हैं, राइट। तो ये एक बोन में एंकेज्ड होता है और इसमें 3 मेम्ब्रेन होते हैं, 3 मेनिंजेस, सिंगुलर फॉर्म मेनिंजेस है, मतलब इसको हम कहते हैं, इसको मेनिंजेस कहते हैं। प्रोटेक्टिव जो इसका मेम्ब्रेन्स है, इसमें 3 मेनिंजेस हैं। ठीक है। आउटर मेनिंग्स जो है वो सिंगुलर होता है, तो आउटर जो है वो ड्यूरामैटर होता है, सबसे ऊपर, ये एकदम टफ होता है, तो सबसे ऊपर ड्यूरामैटर होता है। फिर एरिकनॉइड मेम्ब्रेन होता है, ड्यूरामैटर के अंदर आपका एरिकनॉइड मेम्ब्रेन हो जाएगा, और एरिकनॉइड मेम्ब्रेन के अंदर सुब्रा एरिकनॉइड स्पेस होती है, जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पर होता है, ड्यूरामैटर में होता है, एरिकनॉइड में होता है, या सुब्राकनॉइड में होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो सुब्राकनॉइड स्पेस में होता है। ठीक है। और उसी के अंदर, सुब्रा के अंदर ही इनर मोस्ट मेनिंग्स होता है, एकदम डेलिकेट होता है, पिया मैटर। ठीक है, जो बिल्कुल सीएनएस के सरफेस पे होता है, पिया मैटर। तो जब भी आपको 3 मेनिंजेस से पूछेगा तो क्या होता है, ड्यूरामैटर होता है, मतलब सबसे टॉप की लेयर ड्यूरामैटर है, फिर आपका एरिकनॉइड मेम्ब्रेन है, और फिर सुब्राकनॉइड स्पेस है, और उसी सुब्राकनॉइड स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और डिफरेंट ब्लड वेसल्स होते हैं। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या काम होता है कि ये जो बेसिकली है ये कहाँ पर, ये सुब्राकनॉइड स्पेस को पूरी तरह फिल करता है ना, सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल कनाल, और जो सेरेब्रल वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के। ठीक है। सेरेब्रल वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं, there are large internal chambers of the brain, the 2 lateral ventricles and 3rd ventricle and 4th। तो 2 lateral होते हैं वेंट्रिकल, एक 3rd ventricle और एक 4th ventricle। वेंट्रिकल्स के नाम भी याद कर लो, 1st, 2nd, 3rd, 4th नहीं बोलना है। 2 lateral ventricles, एक 3rd ventricle, एक 4th ventricle। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो हमारे ब्रेन को सपोर्ट देता है
कुशन की तरह काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और पेशेंट्स जिनके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो ड्रेन आउट हो चुका होता है अगर, तो उनको हेडेक्स होता है, स्टैबिंग पेन होता है, जब भी वो अपने हेड को ऐसे ऐसे जर्क करेंगे तो उनको एक स्टैबिंग पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड बाय कोरॉइड प्लेक्ससेस। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ लेगा कि ये कौन इसको प्रोड्यूस करता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो सुब्रा कोरॉइड स्पेस में तो है, लेकिन आ किधर से रहा है? एक कोई तो पंप होना चाहिए, कोई तो नल होगा, तो वो नल क्या है? वो कौन सा नल है? कोरॉइड प्लेक्ससेस। ये दे आर ऑल्सो नोन एज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो कि वेंट्रिकल्स में आती है पिया मैटर से, और पिया मैटर क्या है? सबसे नीचे आता है। सेरेब्रल एक्विडक्ट क्या करता है? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स को कौन कनेक्ट करता है? उसका नाम सेरेब्रल एक्विडक्ट है। रिजल्टिंग बिल्डअप, जो एक रिजल्टिंग बिल्डअप होता है फ्लूइड का, वो क्या करता है? वो हमारे वॉल्स को, एंटायर ब्रेन को एक्सपैंड कर देता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया ना फ्लूइड का, तो वो एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस एक वाटर हेड की कंडीशन है, यानी कि जो फ्लूइड है वो इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया हमारे वेंट्रिकल्स वॉल्स में कि वो एकदम फूल जाता है। उस सिचुएशन को हाइड्रोसिफेलस कहते हैं, ठीक है। सो आई होप कि अभी तक आपको कुछ कुछ टर्म्स, चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये सब पूछता है, इसके डिवीज़न ज़रूर याद करना, इसको मत भूलना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अगर हम सेल्स की बात करें नर्वस सिस्टम के, तो अगर आप एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो वो तो इसी तरह होता है, जहाँ पे ये डेंड्राइट्स है। ये आपने कई बार पढ़ा है, आपने मास्टर्स लेवल पे भी पढ़ा है, बैचलर्स में भी पढ़ा होगा। अब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने अपने सिलेबस में कई बार इसको पढ़ा होगा। लेकिन क्या होता है ना, हम हमेशा कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है, भूल जाते हैं। या यूजीसी नेट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें बहुत अंदर तक आपको पढ़ना पड़ता है, जस्ट नॉट कि आपको सिर्फ मार्क्स पाने हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है? ये दिस वाज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन होता क्या है? ये क्या करता है? ये स्पेशलाइज्ड होता है, ये सेल्स होती हैं जो रिसेप्शन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स का। ये अलग अलग शेप्स और साइजेस में आती है। तो ये क्या करती है? दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसेप्शन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। रिसेप्शन का क्या मतलब होता है? लाना, पहले आपको सिग्नल ला रहा है। लाता कौन है? डेंड्राइट्स, है ना, वही सिग्नल है जो लेकर आता है। कंडक्ट होती है, पूरे एक्सॉन में माइलिन शीथ के थ्रू कंडक्ट होती है, और फिर ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो लास्ट वाले होते हैं उनसे ये क्या करती है? ट्रांसमिट करती है। देखो यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल से ये ट्रांसमिशन होता है। ये वाला पूरा एरिया जो होता है वो कंडक्शन के लिए होता है, और ये वाला एरिया आपका डेंड्राइट्स जो होती है वो रिसेप्शन के लिए होता है। तो अगर आप इस तरह भी याद करोगे ना तो आप नहीं भूलोगे। अब देखो, अब इसमें एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, इंटरनल फीचर्स होते हैं, जिसमें हालांकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है भाई कौन सा किसका फीचर है, अरे ये तो ये यहाँ था, ये तो यहाँ था। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए अलग अलग टेबल फॉर्म में इसको बना दिया है कि आपको याद रहे कि जो न्यूरॉन का एक्सटर्नल फीचर है जो हम देख सकते हैं वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, एक्सॉन हिलॉक, डेंड्राइट, आपका पूरा सेल बॉडी, माइलिन, नोड्स ऑफ रेनवियर, उसमें बटन्स और सैनाप्स होते हैं। और इंटरनल फीचर्स में क्या होता है? इंटरनल मतलब जो अंदरूनी उसका फीचर्स है, उसमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक ही वर्ड है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और सिनैप्टिक वेसिकल्स। ये सारे इंटरनल फीचर्स हैं और ये सारे एक्सटर्नल फीचर्स हैं। इसको आप देख सकते हो, इसको आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे पार्ट देखकर, बट इसको भी क्लियर जब हो जाएगी चीज़ें ना, तो वो क्या होती है आप अच्छे से समझ लोगे। अब 3 तरीके की न्यूरॉन्स होती है। क्या होती है? एक होता है मल्टीपोलर, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर। मल्टी क्या होती है? बहुत सारी, जिसमें 2 से ज़्यादा। सो न्यूरॉन विथ मोर देन 2 प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट्स सेल बॉडी, जब सेल बॉडी से निकलकर जब वो प्रोसेसिंग होती है तो 2 से ज़्यादा होती है तो वो मल्टी होती है। बहुत सारी न्यूरॉन्स मल्टीपोलर ही होती है। यूनिपोलर मतलब
न्यूरॉन विथ वन प्रोसेस, उसके सेल बॉडी से सिर्फ एक प्रोसेसिंग हो रहा है, और बाईपोलर मतलब दो प्रोसेसेस सेल बॉडी से एक्सटेंड हो रहे हैं। न्यूरॉन्स विथ अ शॉर्ट एक्सॉन और नो एक्सॉन एट ऑल आर कॉल्ड इंटरन्यूरॉन। अब इंटरन्यूरॉन्स किसको कहते हैं? इंटरन्यूरॉन्स उसको कहते हैं जिसमें एकदम छोटा सा एक्सॉन होता है या एक्सॉन होता ही नहीं है। एक्सॉन कहाँ है बताओ? ये पूरा एक्सॉन है आपका, ये एक्सॉन है, ठीक है। तो जब एक्सॉन क्या होता है कि जब छोटा एक्सॉन है या एक्सॉन है ही नहीं तो वो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, और उनका फंक्शन होता है कि वो न्यूरल एक्टिविटी को एक साथ इंटीग्रेट कर दे, मतलब सिर्फ इंटीग्रेट कर दे, नॉट टू कंडक्ट सिग्नल्स फ्रॉम वन स्ट्रक्चर। मतलब ये जो है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर तक नहीं लेकर जा रहा है, कंडक्शन नहीं कर रहा है, बट ये सिर्फ इंटीग्रेट कर रहा है उस न्यूरल एक्टिविटी को, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स हैं उनको हम ट्रैक्ट्स कहते हैं, और इसी चीज़ को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स कहते हैं। ये भी याद रखना कि सीएनएस में हम अगर बंडल ऑफ एक्सॉन है तो दे आर नोन एज ट्रैक्ट्स, और अगर वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो उनको हम नर्व्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ ग्लायल सेल्स, जिनको हम बिल्कुल भूल जाते हैं, इसलिए इनका नाम होता है फॉरगॉटन सेल्स। हम ग्लायल सेल्स को कहते हैं अरे ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है फॉरगॉटन सेल्स, क्योंकि हम इसको भूल जाते हैं। तो न्यूरॉन्स आर नॉट द ओनली सेल्स इन द नर्वस सिस्टम। सिर्फ न्यूरॉन ही नहीं होती ना, ग्लायल सेल्स पूरे नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। अलग अलग तरीके की ग्लायल सेल्स होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और सचवन सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ये 4 तरीके की होती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और सचवन का काम मोस्टली एक ही होता है, लेकिन जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो सीएनएस में पाई जाती है और सचवन सेल्स पीएनएस में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो मैं लेकर आ रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये पूरा स्टडीड है, ये चीज़ें, ये सारा एक नोट्स टाइप का है जो हम हमेशा लेकर आती हूँ मैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और सचवन सेल्स पीएनएस में, यानी आपके सोमैटिक ऑटोनॉमिक, एंड ऑटोनॉमिक डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो ये क्या होती है? दे आर द ग्लायल सेल्स। ये दोनों जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और सचवन सेल है, ये दोनों ग्लायल सेल्स हैं जो एक्सॉन्स में रैप हो जाती है ना, और इन दोनों ही में माइलिन होता है। माइलिन जो होता है वो आपके ये जो माइलिन होता है ये एक फैटी इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, और जो आपके माइलिन शीथ होती है ना वो स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाती है आपके एक्सोनल कंडक्शन से। यानी एक्सॉन में जब माइलिन शीथ होगा तो आपका स्पीड और कंडक्शन, जो इस चीज़ का जो स्पीड और एफिशिएंसी होती है ना एक्सोनल कंडक्शन की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? ईच सचवन सेल कॉन्स्टिट्यूट्स 1 माइलिन सेगमेंट, एक माइलिन सेगमेंट होता है, लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे माइलिन सेगमेंट्स होते हैं, एक एक्सॉन से ज़्यादा। अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ सचवन सेल्स एक्सोनल रीजेनरेशन को गाइड करता है आफ्टर डैमेज। इसका क्या मतलब होती है कि जब आपके एक्सोनल रीजेनरेशन मतलब जब रीग्रोथ, अगर कुछ डैमेज हो गया तो रीग्रोथ हो सकती है, वो सचवन सेल्स में ही होती है, ठीक है। सॉरी, दैट इज व्हाई इफेक्टिव एक्सोनल रीजेनरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पीएनएस। तो सचवन सेल क्योंकि पीएनएस में पाई जाती है ना, तो और ये काम सिर्फ सचवन सेल कर सकती है। इसी वजह से जो एक्सोनल रीजेनरेशन होता है हमारे मेमेलियन नर्वस सिस्टम में, वो सिर्फ और सिर्फ पीएनएस में हो सकता है, वो सीएनएस में नहीं हो सकता, क्योंकि सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है और वो रीजेनरेशन नहीं कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये आपके असर्शन रीजन में भी पूछ सकता है, कहीं पर भी पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सी ऐसी सेल्स है जो रीजनरेट कर सकती है, ठीक है। तीसरी क्या है? माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया इज द थर्ड क्लास ऑफ ग्लायल सेल्स। ये दूसरों से छोटी होती है। माइक्रो नाम से ही समझ लो, माइक्रो मतलब छोटा। ये इंजरी या डिजीज जो है, अगर आपको कोई इंजरी हो गई, कोई डिजीज हो गई,
तो ये क्या करती है, ये सेलुलर डेब्रिस को इनगल्फ करती है, खाती है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करती है। लास्ट जो एक चौथा है दैट इज एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो है वो लार्जेस्ट ग्लैल सेल्स हैं एंड ये दे आर सो नेम्ड बिकॉज दे आर स्टार शेप्ड। एस्ट्रो का मतलब स्टार होता है, तो बिकॉज इट इज स्टार शेप्ड इसीलिए इसका नाम ऐसा है। सो द एक्सटेंशंस, कुछ एस्ट्रोसाइट्स का जो एक्सटेंशन होते हैं वो आउटर सरफेस को कवर करता है ब्रेन के थ्रू, राइट। एंड ये क्या करता है कि ये इसका रोल क्या है कि कुछ केमिकल्स जो हैं ये एक पैसेज अलाउ करता है जहाँ पे कुछ केमिकल्स ब्लड से सीएनएस में जाते हैं और बाकी केमिकल्स को ये ब्लॉक करता है। तो इसका मेन काम होता है कि एक पैसेज बनाना जिससे कुछ केमिकल्स ब्रेन तक पहुँचे और बाकी ब्लॉक हो जाएं। सपोर्ट फॉर न्यूरॉन प्रोवाइडिंग देम विद न्यूट्रिशन, ये सपोर्ट करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेस्ट क्लियर करने में इनका काम है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, अब ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप स्पाइनल कॉर्ड का मैंने दिया है कि स्पाइनल कॉर्ड में 2 डिफरेंट एरियाज होते हैं जिसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है आपका वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर क्या है, सेल बॉडीज होती है और अनमाइलिनिएटेड इसमें इंटरन्यूरॉन्स हैं। तो अनमाइलिनिएटेड मतलब माइलिन नहीं होता है, तो माइलिन किस में नहीं होता है, माइलिन ग्रे मैटर में नहीं पाया जाता है। एंड वाइट मैटर जो है इसमें माइलिनिएटेड एक्सॉन्स होते हैं। ऑल्सो इसमें 5 मेजर डिविजन्स ऑफ ब्रेन भी आई हैव ब्रॉट, क्योंकि एक बार ये भी क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सो ब्रेन किस में डिवाइडेड है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन में टेलेनसेन्फिलॉन एंड डायसेन्फिलॉन होता है, मिड ब्रेन को मेसेनसेन्फिलॉन, मिड ब्रेन और मेसेनसेन्फिलॉन, एंड हाइंड ब्रेन में मेटेनसेन्फिलॉन एंड माइलेनसेन्फिलॉन। सो ये इसका डिवीजन है विच यू हैव टू लर्न, ये लर्न करना ही पड़ता है। तो 4 ब्रेन में टेलेनसेन्फिलॉन, डायसेन्फिलॉन, मिड ब्रेन यानी मेसेनसेन्फिलॉन एंड हाइंड ब्रेन में मेटेनसेन्फिलॉन एंड माइलेनसेन्फिलॉन। इसका डिवीजन भी है, इसका डिवीजन क्या है, माइलेनसेन्फिलॉन को मेडुला भी कहते हैं, तो इट इज़ माइलेनसेन्फिलॉन और मेडुला, मतलब रेटिकुलर फॉर्मेशन, इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन भी होता है। मेटेनसेन्फिलॉन में आपका पॉन्स एंड सेरेबेलम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। जब हम मिड ब्रेन में आ गए, मिड ब्रेन में मेसेनसेन्फिलॉन है, ठीक है। तो मेसेनसेन्फिलॉन इज डिवाइडेड इनटू टेक्टम एंड टेगमेंटम। टेक्टम में आपका इंफीरियर कॉलिकुलाई और सुपीरियर कॉलिकुलाई है एंड टेगमेंटम में आपका पेरी एक्विडक्टल ग्रे सब्सटेंशिया नाइग्रा रेड न्यूक्लियस रेटिकुलर फॉर्मेशन है, राइट। एंड अगेन 4 ब्रेन में आपका क्योंकि डायसेन्फिलॉन एंड टेलेनसेन्फिलॉन है तो डायसेन्फिलॉन आपका डिवाइडेड है थैलमस एंड हाइपोथैलमस में और टेलेनसेन्फिलॉन डिवाइडेड है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल गैंग्लिया में। तो ये जो डिवीजन है दिस इज़ टू बी लर्नड, इसको बिना याद किए नहीं होगा, बिकॉज जब तक डिवीज़न याद नहीं होगा तो इसके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट दैट इज़ वाई इन दिस लेक्चर ओनली आई हैव brought the divisions, different divisions of the brain, so that in the next part एक एक करके all the divisions will be discussed and also एक में neurons will be discussed, एक में spinal और cranial nerves will be discussed। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही सीरीज़ चलेगी। तो हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड 4 ब्रेन का डिवीज़न अगर आपको पहले सिर्फ ये याद करना हो तो यहाँ से याद कर सकते हो, और जब इन सब का डिवीज़न याद करना हो तो यहाँ से याद कर सकते हो, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पार्ट 1, जिसमें कि थोड़ा बहुत बेसिक डिवीज़न और चीज़ें इसमें सारा कुछ आई हैव मैंशनड, आई हैव एक्सप्लेन्ड। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी ब्रिंगिंग द मेजर डिवीजन्स ऑफ द ब्रेन के जितने भी डिवीजन्स हैं उनके बारे में सारे एक्सप्लेनेशंस, किसमें क्या होता है, कैसे होता है, दैट विल ऑल बी कवर्ड अपकमिंग लेक्चर्स में। आपका न्यूरॉन और सारा कुछ और अच्छे तरीके से पूरा कवर्ड होगा। दिस वॉज अ बेसिक लेक्चर, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं कर सकते, दैट्स वाई आई हैव ब्रॉट अ बेसिक पार्ट 1 फॉर दिस। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ द अदर लेक्चर सीरीज, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल साइकोलॉजी की पाठशाला।